ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों 1 जुलाई से बदल जाएंगे बैंकों से जुड़े ये नियम, कैश निकालना होगा महंगा, बदल जाएंगे ये कोड। जी हां, आपको बता दें कि नए महीने की शुरुआत होते ही बैंकों से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। आपके खाते से जुड़े नियम बदल जाएंगे। बैंक खाते या एटीएम से कैश निकालने से लेकर बैंक के IFSC कोड तक बदल जाएंगे और वही बैंक से नया चेकबुक लेना भी 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा। यानी 1 जुलाई से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियमों में बदलाव हो जाएंगे और ऐसे में इन नियमों की जानकारी नहीं होने पर आपकी मुश्किल हो सकती है। जी आपको बता दें कि 1 जुलाई से बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव होने वाले हैं। बैंकों की सर्विस चार्ज बदलने जा रही है और वहीं कैनरा बैंक में विलय होने के बाद सिंडिकेट बैंक के IFSC कोड भी बदले जाएंगे और वहीं SBI और एक्सिस बैंक एटीएम से तय सीमा के बाद कैश निकालने पर अब पहले से ज्यादा चार्ज बढ़ा दिया है और वहीं चेकबुक के शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ बता दें 1 जुलाई से कैनरा बैंक में विलय हो चुके सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदल जाएगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या लेन देन के लिए इस कोड की जरूरत पड़ती है। बिना IFSC कोड के आप NEFT, RTGS जैसे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं और 1 जुलाई से इन ग्राहकों के लिए नया IFSC कोड भी मान्य होगा। सिंडिकेट बैंक के ग्राहक पुराने कोड से कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। गौतम अडानी को 24 घंटे में लगा $1.55 अरब का झटका, अमीरों की लिस्ट में 17वें नंबर पर फिसले। जी हम बात कर रहे हैं कि गौतम अडानी और उनकी कंपनी के लिए जून का महीना कुछ खास नहीं रहा। कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट आई तो वहीं अडानी की संपत्ति गिरती चली गई। महज एक दिन में कंपनी को $1.55 अरब का नुकसान हुआ। सोमवार को कंपनी के शेयरों में फिर से गिरावट आई और गौतम अडानी की संपत्ति $1.55 अरब तक घट गई। संपत्ति में आई इस गिरावट के चलते दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में वो 2 पायदान नीचे गिर गए। आपको बता दें कि कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के कारण गौतम अडानी की संपत्ति में फिर से गिरावट आई। इसके चलते वो पहले ही एशिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे से तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे और अब दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट में भी 2 पायदान गिर गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति अब करीब $62.2 अरब रह गई है और इसके साथ ही वो अरबपतियों की लिस्ट में 15वें नंबर से खिसककर 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अडानी की संपत्ति $77 अरब से गिरकर $62.2 अरब पर पहुंच गई है। ये राज्य सरकार देगी इन परिवारों को 10-10 लाख रुपए। जी हां, आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार दलितों के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगी और इस अभियान के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार के CM दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम के पहले चरण के तहत तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों में से हर एक में 100 परिवारों की पहचान की जाएगी और इस प्रकार कुल 11,900 परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार के इस प्रोग्राम के लिए 1,200 करोड़ रुपए निर्धारित करेगी और वित्तीय सहायता सीधे चुने हुए दलित लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे कि किसानों की मदद के लिए रैतु बंधु योजना के तहत उनके बैंक खातों में पैसा जमा कराया जाता है। ये फैसला बीते रविवार को मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के KCR द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में लिया गया। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, दलित प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये बैठक 11 घंटे तक चली और रविवार देर रात इन फैसलों की घोषणा की गई। और दोस्तों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को करें लागू। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने का आदेश दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है। दरअसल ये योजना प्रवासी श्रमिकों को अन्य राज्यों में
उनके काम के स्थान पर भी राशन प्राप्त करने की सहूलियत देता है। और आपको बता दें कि इस योजना से अलग राज्यों में काम कर रहे मजदूरों का वहां राशन कार्ड पंजीकृत नहीं होने से पैदा हो रही समस्या से निजात मिलेगी। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के संबंध में कई निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सूखा राशन उपलब्ध कराने और महामारी जारी रहने तक प्रवासी श्रमिकों के लिए सामुदायिक रसोई चलाते रहने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और दोस्तों, मुंबई में एनसीपी नेताओं की बैठक, नवाब मलिक ने बताया क्या हुई चर्चा। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार शाम को मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की बैठक हुई है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल के आवास पर पार्टी नेताओं की ये बैठक हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, पार्टी नेता सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, नवाब मलिक इस बैठक में मौजूद रहे। और बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि पार्टी का विस्तार कैसे हो, विभाग के माध्यम से आगे किस तरह काम किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और साथ ही अलग अलग सरकारी समितियों में तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के बीच समन्वय करके जल्द से जल्द सभी समितियों पर लोगों की नियुक्ति हो, इस पर चर्चा हुई। इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की थी। उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी इस बैठक में शामिल थे। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस की गठबंधन सरकार है और हाल के दिनों में कुछ इस तरह के बयान कई नेताओं की ओर से आए, जिसके बाद सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। और ऐसे में इन बैठकों पर सभी की नजरें हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने हाल ही में कहा है कि वो चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगे और कांग्रेस अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और वहीं एक शिवसेना विधायक ने एक बार फिर से भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए उद्धव को चिट्ठी लिख दी है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का दौर चल रहा है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक समीकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली और भोपाल में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज, पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। जी हम बात करें कि बच्चों से संबंधित अश्लील कंटेंट लगातार ट्विटर पर डाले जाने के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और इस केस में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया है। बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री डाले जाने को लेकर एनसीपीसीआर ने पहले भी शिकायत की थी और अब इस मामले में आयोग ने डीसीपी साइबर सेल को 29 जून को पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मंगलवार को भोपाल साइबर सेल ने भारत का गलत नक्शा पेश करने के मामले में ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 505 के तहत एफआईआर दर्ज की। इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर पुलिस ने इसी मामले में ट्विटर इंडिया के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज की थी। बजरंग दल के एक पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर खुर्जा नगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। वर्ल्ड मैप में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे से बाहर दिखाया गया था, जिसको लेकर सोमवार को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने विरोध व्यक्त किया था और सोमवार शाम को ट्विटर ने विवादित नक्शा हटा दिया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में ट्विटर को न केवल नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा, बल्कि ट्विटर के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। तो दोस्तों, क्या ट्विटर को भारत में बैन कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना में क्या है खास? वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज की कुछ है बड़ी बातें। जी आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए 1.1 लाख करोड़ के क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रखे गए हैं। पैकेज के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि खास तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत देने के लिए 8 उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों को राहत
पहुंचाने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना शुरू की जा रही है। क्रेडिट गारंटी योजना केंद्र सरकार की नई योजना है और इसके तहत 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। क्रेडिट योजना के तहत 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान पुराने की लोन की वसूली के बजाय नया लोन देने पर है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर आरबीआई की दर से 2% कम ब्याज लिया जाएगा और यह लोन 3 साल के लिए दिया जाएगा। नई क्रेडिट गारंटी योजना को छोटे शहरों समेत देश के अंदरूनी हिस्से के छोटे से छोटे कर्जदारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरी अगली खबर में जान लेते हैं कि क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 266 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,742 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 618 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 67,523 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। दोस्तों वही जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून इस समय थोड़ा सुस्त पड़ गया है और इसके चलते उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की जगह तेज धूप और गर्मी हो रही है। मौसम गर्म होने से लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कुछ राज्यों में मंगलवार को मौसम गर्म रहेगा। तेज धूप के कारण गर्मी में इजाफा होगा। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क व गर्म रहने वाला है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट की माने तो बिहार के अररिया, सुपौल, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया के अलावा पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश गतिविधियां जारी रहेंगी, जबकि झारखंड में बारिश मानसून पहुंच जरूर चुका है लेकिन सुस्त नजर आ रहा है। और मौसम विभाग IMD के अनुसार मौजूदा मौसमी परिस्थितियां, बड़े पैमाने की वायुमंडलीय विशेषताएं और अनुमानित हवा के क्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के शेष हिस्सों तथा पंजाब में अगले 4-5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियां बनने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 29 जून को असम, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गंगेय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। मछुआरों को अलर्ट किया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।